सो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे SAP MM मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है और मटेरियल मैनेजमेंट हम लोग को क्यों सीखना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट का कंपनी में क्या रोल होता है और SAP में जो डिफरेंट मॉड्यूल हैं उसका मटेरियल मैनेजमेंट से क्या लिंक है और क्यों मटेरियल मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। FI के बाद अगर देखा जाए तो MM मॉड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो मटेरियल में जो प्लांट में हमें यूज होता है, आप देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के मटेरियल की नीड होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया या फिर पैकिंग मटेरियल हो गया। तो डिफरेंट तरह के मटेरियल होते हैं। तो मटेरियल को ओवरव्यू करने से पहले हम लोग समझते हैं SAP ERP सिस्टम क्या होता है। ERP सिस्टम है, एक ERP सिस्टम में हम सेल्स, परचेज, प्रोक्योरमेंट, HR, फाइनेंस, फील्ड सर्विसेज और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क को कर सकते हैं। डिफरेंट ERP है SAP के अलावा, जैसे कि टैली है, ओरेकल है, पीपलसॉफ्ट है और बिजी है अगर इंडिया का बात करें तो SAP इसके कंपेयर में काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है, जिसमें कि डिफरेंट मॉड्यूल का जो भी रिपोर्ट है मुझे एक ही ERP में मिल जाता है। और कॉस्ट कटिंग भी होता है कि अगर हम डिफरेंट ERP यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें HR के लिए तो डिफरेंट ERP हो गया, हायरिंग प्रोसेस के लिए, फिर हम प्रोक्योरमेंट का बात करें तो अलग हो जाता है हमारा, फिर हम फाइनेंस का बात करें तो अलग हो जाता है। तो SAP में हमें डिफरेंट तरह के वर्क्स को करने को मिल जाता है। साथ साथ मैं इंट्रोडक्शन देता हूं यहाँ कि सबसे पहले जानेंगे SAP होता क्या है। SAP एक कंपनी है और उसके प्रोडक्ट का नाम भी SAP है। SAP स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट एंड डेटा प्रोसेसिंग। 1972 में ये डेवलप हुआ था, जिसमें कि 5 IBM एम्प्लॉय थे जिन्होंने डेवलप किया था। ये एक जर्मन बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या फिर आप ERP बोल सकते हैं। 1977 से पहले इसका नाम था सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्राम। आफ्टर दैट इसके नाम को चेंज कर दिया गया सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। SAP में डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि FICO का नाम आपने सुना होगा, MM होता है, SD होता है, QM होता है, WM होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निकल और फंक्शनल मॉड्यूल हैं। SAP का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इसके हिस्ट्री इस तरह से है कि SAP 1972 में डेवलप हुआ था। आफ्टर दैट 1972 में फर्स्ट टाइम आया था R1, आफ्टर दैट R2, R3 और लेटेस्ट वर्जन अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं SAP S/4HANA, जो लेटेस्ट है और अपडेटेड वर्जन है। S/4HANA में ही आपको फ्यूरी है। इसके अलावा बात करते हैं SAP में जॉब प्रोफाइल का। SAP में दो तरह के जॉब प्रोफाइल होते हैं, एक होता है SAP कंसल्टेंट और एक होता है SAP एंड यूजर। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? कंसल्टेंट का काम होता है SAP को इम्प्लीमेंट करना, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके अंदर जो एरर आते हैं उस एरर को रिजॉल्व करना। किस तरह से एरर को रिजॉल्व कर पाएंगे? जैसे कि मान लीजिए कि P2P साइकिल पे कोई वर्क कर रहा है, जैसे कोई परचेज रिक्वेजिशन एंट्री पोस्ट कर रहा है या फिर परचेज ऑर्डर एंट्री पोस्ट कर रहा है, उसमें किसी तरह का एंड यूजर को एरर आता है, या फिर कोई वेंडर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है या वेंडर क्रिएट करना है, तो ये सब जो वर्क होता है SAP कंसल्टेंट का होता है। एंड यूजर का वर्क होता है मोस्टली पोस्ट करना, चाहे वो रिक्वेजिशन हो या परचेज ऑर्डर हो या फिर मीगो हो या मीरो हो, तो जिस तरह का एंट्री पोस्ट होता है वो आप SAP एंड यूजर होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एंड यूजर में क्या क्या वर्क्स होते हैं और कंसल्टेंट में क्या वर्क होते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं कि SAP को हम कैसे ओपन करते हैं और किस तरह से हमें यूजर आईडी इसमें एंटर करना है। जब आप रियल टाइम में वर्क करेंगे तो इसी तरह से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करना है। इसमें एक क्लाइंट होता है, ठीक है, 800 क्लाइंट है। इनकरेक्ट पासवर्ड यूज करने से क्या आता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए आपको जब भी आप यूजर ट्राई करें, जब भी आप पासवर्ड एंटर करें तो एक बार कैप्स लॉक देख लेना कि क्या है। इस तरह से जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारा इंटरफेस आता है, जैसे कि इसमें डिफरेंट मॉड्यूल हैं, लॉजिस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्सेस है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग का तो अकाउंटिंग मॉड्यूल भी इसमें आता है, जिसमें कि आप AP AR आपने सुना होगा, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल। साथ साथ हमारा जो SAP लॉजिस्टिक का मटेरियल मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है वो लॉजिस्टिक के अंदर आ जाता है। लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा मॉड्यूल होता है SAP का। लॉजिस्टिक के अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, मटेरियल मैनेजमेंट आ जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाता है,
ये हमारा एंड यूजर स्क्रीन है। अगर हम यहाँ पर SPRO टाइप करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन गाइड के ऊपर जाते हैं तो जो स्क्रीन आता है इसे बोलते हैं SAP कंसल्टेंट स्क्रीन। जो SAP का कंसल्टेंट होता है, चाहे वो एंड यूजर, चाहे वो SAP FICO कंसल्टेंट हो, चाहे वो MM कंसल्टेंट हो या SD कंसल्टेंट हो, सभी कंसल्टेंट इसी स्क्रीन के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये हमारा एक गो थ्रू हो गया, इस तरह से मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ SAP में प्रोजेक्ट का। तो SAP में डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है, SAP रोल आउट प्रोजेक्ट होता है, SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है और SAP अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट होता है। जब आप SAP के ऊपर वर्क करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है। तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो और किस तरह का आपका प्रोफाइल है, मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, किस तरह से है। अगर मैं बात करूं इम्प्लीमेंटेशन का, तो इम्प्लीमेंटेशन में जो भी वर्क होता है वो जीरो से होता है। मीन्स कि आपको एक कंपनी मिला हुआ है, आपको SAP पैकेज मिला हुआ है, आपको एक क्लाइंट मिला हुआ है, उस क्लाइंट के अंदर जो आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन को कैसे कंप्लीट करें। इम्प्लीमेंटेशन में कि हमें काम को कंप्लीट करना है, पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है। इसके ये फ्लो है, ये मैंने बना रखा है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट को रीड करेंगे। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में प्रोजेक्ट को रीड किया जाता है, बिजनेस के आइडेंटिफिकेशन को समझा जाता है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को समझा जाता है। आफ्टर उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद बिजनेस का ब्लूप्रिंट होता है कि बिजनेस का एरिया कहाँ कहाँ है, बिजनेस कहाँ कहाँ स्टेबल है, बिजनेस का बिजनेस एरिया क्या है, उसका सेगमेंट क्या है, उसका प्रॉफिट सेंटर क्या हो सकता है, उसका कॉस्ट सेंटर क्या हो सकता है, उसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, उसका प्लांट क्या होगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो भी SAP इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट है वो उसको प्रिपेयर करता है। आफ्टर दैट उस प्रोजेक्ट को रियलाइज किया जाता है कि हमने जो काम किया है वो हमारा किस तरह से है। फाइनल प्रिपरेशन होता है जिसमें कि रियल टाइम प्रिपरेशन होता है, माइग्रेशन होता है। आफ्टर दैट हम उसको गो लाइव करते हैं। गो लाइव के बाद ही SAP का जो एंड यूजर है उसके ऊपर वर्क कर सकता है। ये मैंने आपको जो बताया वो SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का बताया है। जब भी हम लोग प्रोजेक्ट का बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का बात करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट को दो टाइप से किया जा सकता है, दो प्रोसेस से किया जा सकता है। एक है हमारा बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा है हमारा फेस्ड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे बिग बैंग इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि काम हमने लिया, काम को हमें करना है, सभी कंसल्टेंट एक साथ बैठेंगे, चाहे वो मेटेरियल मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हो, चाहे वो FI का कंसल्टेंट हो, चाहे वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हो या क्वालिटी मैनेजमेंट से हो। तो डिफरेंट कंसल्टेंट है, एक साथ टीम बना के बैठेंगे। 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, जितने भी टाइम लगता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उस प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करेगा, एक साथ उसको लाइव दे देगा। साथ साथ फेस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि काम को क्या करना है ना, फेस वाइज करना है। हो सकता है कि पहले FI का काम हो जाए, उसके बाद MM का काम हो जाए, फिर SD का काम हो जाए। आफ्टर दैट सभी मॉड्यूल एक साथ जब इंप्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग गो लाइव दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी का अगर FI का इंप्लीमेंट करा लेती है, MM का इंप्लीमेंट करा लेती है, कंट्रोलिंग का बाद में करवाती है, क्योंकि उसको बजटिंग या कॉस्ट कंट्रोलिंग या फिर जो भी वर्क करना है वो आपको आगे चल के करना है। तो अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं। ये हमारा जो गो थ्रू था आपका इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट जो होते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं और उस तरह से वो प्रोजेक्ट है। सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है? सपोर्ट प्रोजेक्ट में होता है कि अगर कोई एंड यूजर ऑपरेटर, जैसे मैं बात करूं P2P साइकिल में, प्रोक्योरमेंट टू पे में, तो प्रोक्योरमेंट टू पे में क्या होता है कि परचेज रिक्विजिशन होता है, परचेज ऑर्डर होता है, रिक्विजिशन पर कोटेशन होता है, फिर हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं, डिलीवर करते हैं, इनवॉइस वेरिफिकेशन करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग पेमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एंड यूजर ऑपरेटर है, इस प्रोसेस में अगर कहीं उसे एरर आता है, किसी भी तरह का एरर आता है, लगता है नहीं मुझे शायद मुझे वेंडर में प्रॉब्लम है, वेंडर हमें नहीं मिल रहा है, वेंडर हमें क्रिएट करना है, या वेंडर के अंदर हमें कुछ भी चेंजेस करना है, या फिर किसी तरह का एरर आ जाता है। जैसे आप MM के एरर में समझ सकते हैं कि हो सकता है आपका डेट का एरर आए, पोस्टिंग पीरियड का एरर आए, या फिर प्लांट का एरर आए, या फिर हो सकता है कि आप ऐसे वेंडर को क्रिएट किए हैं जो उस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट ही नहीं है, आपको वेंडर मिल गया है, तो आप उसको मैसेज करोगे कि ये वेंडर को परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन कर दो। तो वो सभी जो भी होगा वो आपको प्रिपेयर करना है।
रोल आउट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपका बिजनेस अगर नए प्लेस पे है, जैसे मेरे एक कैंडिडेट है अभी साउथ अफ्रीका में वर्क कर रहे हैं, तो क्या कहे वहां पे गए हैं, बिजनेस ब्लूप्रिंट को रीड करेंगे, आफ्टर दैट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वर्क करेंगे। तो वो रोल आउट प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है जहां पे नया बिजनेस एक सेटअप करना है। अब बात करते हैं कि एक एमएम कंसल्टेंट का क्या रोल होता है। अगर आप कंसल्टेंट लेवल से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो एक एमएम कंसल्टेंट का क्या रोल होता है। सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट को समझेगा कि हमें जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट करना है वो किस तरह से करना है, उस मैनेजमेंट को प्रिपेयर करेगा। मटेरियल या वेंडर से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, मटेरियल टाइप बनाना, वेंडर मास्टर डिफाइन करना, मटेरियल में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं। जैसे हम लोग मोस्टली प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, रॉ मटेरियल ही होता है या फिर ट्रेडिंग गुड्स भी हो सकता है। तो जो मटेरियल टाइप है, मटेरियल का नंबर रेंजेस क्या होगा, वेंडर का नंबर रेंजेस क्या होगा, या फिर आप परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के साथ असाइन है कि नहीं है। सो दैट इज द एवरी इंप्लीमेंटेशन, जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है वो आपका एमएम कंसल्टेंट प्रिपेयर करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो वर्क करेगा, देखेगा कि कौन सा स्टॉक हमारा अवेलेबल है नहीं, अगर स्टॉक में कोई एरर है, स्टॉक मटेरियल सही से क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम MM01 यूज करते हैं टी कोड, मटेरियल क्रिएशन में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि जब हम लोग मटेरियल क्रिएशन सीखेंगे, हम आपको बताएंगे, जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो बताऊंगा कि मटेरियल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मटेरियल जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं कि अगर मैं कोई व्यूज स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, तो किस तरह का एरर आएगा, इसका कौन से मॉड्यूल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब सभी डिफाइन करता है आपका एसएपी कंसल्टेंट। साथ साथ एंड यूजर को जो भी एरर आता है उसका सॉल्व, जो भी प्रोसेस है वो आपका एसएपी कंसल्टेंट ही कंप्लीट करता है। एमएम मॉड्यूल में क्या है, एमएम मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्विजिशन कैसे बनाना है। मोस्टली जो हम मटेरियल का बात करते हैं तो प्लांट में जितना भी वर्क होता है, मैं आपको बता दूं, एफआई अगर आप सीखते हो तो आपका जो भी वर्क होगा वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा कि हमें सेल परचेज का एंट्री पोस्ट करना है, हमें रिपोर्टिंग देखना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना है, बैलेंस शीट बनाना है। मटेरियल का जो आप सीखते हो तो मोस्टली प्लांट में जो जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल की नीड होगी, वो कौन से प्लांट में काम हो रहा है, कौन सा परचेज ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, कौन सा डिवीजन में हो रहा है, उसका स्टोरेज लोकेशन क्या है, उसका प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होगा, पार्टनर डिटर्मिनेशन क्या होगा। सो एवरीथिंग आपको एमएम मॉड्यूल में सीखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप एमएम कंसल्टेंट बनते हो तो एमएम कंसल्टेंट में आपका क्या क्या रोल रहेगा। तो देखिए, जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो सबसे पहले आप जूनियर कंसल्टेंट होते हैं। जूनियर कंसल्टेंट एक जस्ट लाइक आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के लिए गए हो आप, तो आप एज ए कंसल्टेंट गए हो तो आप जूनियर कंसल्टेंट रहोगे। हो सकता है आपको इम्प्लीमेंटेशन का छोटा सा काम दे दिया जाए, किसी पर्टिकुलर एक प्रोसेस का काम दिया जाए, या हो सकता है आपको सपोर्ट का काम दे दिया जाए अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो। आफ्टर दैट आप एक कंसल्टेंट बनते हो, फिर आप एमएम कंसल्टेंट बनते हो, फिर सीनियर कंसल्टेंट होता है, फिर एडवाइजरी कंसल्टेंट होता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो इस तरह से एक कंसल्टेंट का रोल होता है। तो प्रॉपर आप जो एसएपी में सीखोगे वो प्रॉपर एमएम से रिलेटेड सीखोगे, मटेरियल मैनेजमेंट में आपको किस किस तरह का वर्कफ्लो को कंप्लीट करना है। अगर मैं बात करूं एंड यूजर का, तो एंड यूजर में क्या होता है कि आपने सुना होगा प्रोक्योरमेंट टू पे। तो प्रोसेस टू P2P साइकिल क्या है, देखिए, मान लीजिए मुझे किसी भी गुड्स की नीड है, मुझे किसी भी मटेरियल की नीड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परचेज रिक्विजिशन करते हैं। परचेज रिक्विजिशन कौन पोस्ट करता है, कि स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का काम क्या होता है कि आपको इस स्टोर में जाना है, देखना है कि कौन सा स्टोर आपका शॉर्ट हो रहा है, कौन सा मटेरियल आपका शॉर्ट हो रहा है, उस मटेरियल का रिक्विजिशन पुट करना। और ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। आगे मैं अगला पीपीटी में बताऊंगा कि परचेज रिक्विजिशन का इंटरफेस कैसा आता है। आफ्टर दैट रिक्विजिशन फॉर कोटेशन होता है कि रिक्विजिशन बनाने के बाद आपको कोटेशन आगे शेयर करना किया जाता है कि हमें इन गुड्स की नीड है। फिर हम लोग जब हमारे पास गुड्स रिसीव होता है तो उसको हम लोग रिसीव करते हैं। फिर हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं कि हम अपना लायबिलिटीज इंक्रीज करते हैं। आफ्टर दैट फाइनेंस का काम होता है उसका पेमेंट करना। तो ये एंड यूजर में यही प्रोसेस होता है P2P साइकिल का। कोई अगर आप परचेज ऑर्डर के ऊपर ही वर्क कर रहा है, कोई आपका गुड्स मीगो या मीरो के ऊपर ही टी कोड यूज कर रहा है, कोई आपका वेंडर का वेरिफिकेशन करता है, कोई वेंडर के वेरिफिकेशन के बाद उसका आउटगोइंग पेमेंट करता है। तो ये सब सारा प्रोसेस है। जब हम लोग क्लास करेंगे तो डीप में हम लोग सीखेंगे उस काम को कैसे हमें करना है। अगर मैं बात करूं परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन यानी इंटरनल डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया था, इंडिकेटिंग द डिजायर टू परचेज गुड्स और सर्विस ऑफ द बिजनेस।
एक एक कंपनी में किस गुड्स की नीड है या फिर कुछ सर्विसेज की नीड है, तो वो रिक्विजिशन क्रिएट किया जाता है। वो रिक्विजिशन हमें प्रॉपर एक डिपार्टमेंट को जाता है, एक परचेज डिपार्टमेंट को जाएगा कि हमें इस मटेरियल की नीड है, हमें इस सर्विसेज की नीड है। वो आपको ब्लिंक करेगा आपके ईआरपी के ऊपर। आफ्टर दैट जो परचेज डिपार्टमेंट है वो आगे फ्लो करेगा कि हमें इस गुड्स की नीड है, वो कोटेशन बनाएगा। कोटेशन बनाने के बाद उसका ऑर्डर प्रोसेस होता है। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे पिक्चर ले रखा है, परचेज रिक्वेजिशन का इंटरफेस इस तरह से होता है। जब भी आप लोग टी कोड यूज करेंगे, ये सब एंड यूजर के लिए होता है, जब भी आप टी कोड यूज करेंगे ME51N, आप SCP में जब आप जाएंगे तो टी कोड यूज किया जाएगा वहाँ। तो आपको प्रॉपर जो जिस मटेरियल का आपको लेना है वो मटेरियल, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरर इंडिकेशन मतलब कि कुछ एरर है, फिर प्लांट डालेंगे, डिलीवरी डेट होगा, क्वांटिटी होगा, यूनिट आएगा इसका। आफ्टर दैट सभी मटेरियल के लिए नीचे आपका अलग अलग एक लाइन बनता है कि इसमें हम हो सकता है 1 2 3 4 डिफरेंट मटेरियल हो सकता है। तो इसमें 3 लेवल होते हैं, ये हेडर लेवल हो गया और 2 आइटम लेवल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर आपका एक एक करके मटेरियल आएगा और एक मटेरियल का पूरा प्रोसेस आएगा कि उसका पेमेंट प्रोसेस क्या है, डिलीवरी प्रोसेस क्या रहेगा। सो डिफरेंट ऑप्शंस आएगा। ये साथ साथ अगर मैं बात करूं परचेज रिक्विजिशन, तो मैंने यहां बता दिया। अब है हमारा परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर बनाने के बाद आपका जो नेक्स्ट आ जाएगा कि हम लोग इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें टेक्निकल इसको किस तरह से प्रोसेस करना है, कि SAP कंसल्टेंट का क्या रोल होगा और SAP एंड यूजर का क्या रोल होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।